हेलो गाइस, हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी एंड दीज वर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो बंदे अपने काम पे लगे हुए एक्स्ट्रा मतलब फालतू बंदे काम पे लगे हुए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, अगर किसी और जगह काम करे तो वो पैसे कमा सकते हैं, उनको भी अनएम्प्लॉयड ही बोला जाएगा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीज़न में काम है, आउट ऑफ सीज़न काम नहीं होता। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर काम है ही नहीं, वेले बैठे हैं घर के अंदर, काम ढूंढ रहे पर काम मिल नहीं रहा। तो ये 3 तरह के हमने पढ़े डिटेल में। आज हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड उसको ठीक कैसे किया जाए। तो कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ईजी हैं, अगर आप इसके हेडिंग्स भी पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा अंदर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले रीजंस या कॉजेज़ एक ही बात होता है। पहला रीज़न है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस रेट से हमारी जीडीपी बढ़ रही है उस रेट से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही काम करने की, और वो रेट ऑलरेडी बहुत कम है। जैसे इस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का जो रेट है वो ज़्यादा है जॉब्स के रेट से। मतलब लोग ज़्यादा हैं, वैकेंसीज़ कम है। ऑब्वियस बात है, अगर एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है तो 10-20 साल, 15 साल, 40 साल तो काम करेगा ही करेगा। उस हिसाब से कंपनियां, हमारी जीडीपी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। नो डाउट, हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा भी है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, पर जीडीपी का रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन के रेट ऑफ ग्रोथ से बहुत कम है। तो जिस स्पीड से फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए या शॉप्स लगनी चाहिए या काम लगने चाहिए जहाँ पे लेबर को कंज्यूम कर सके, जहाँ लेबर को अपने जॉब्स दे सकें, उस स्पीड से फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर नहीं खुल रहे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन लेबर उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा लेबर खाली बैठी हुई है। सारी फैक्ट्रीज़, जितनी भी नई फैक्ट्रीज़ है, वो नए लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर पा रही, वैकेंसीज नहीं निकल पा रही। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से, हमारी सबसे बड़ा रीज़न तो पॉपुलेशन का ही है भाई। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सबको काम मिलना मुश्किल है। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हमारा देश एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे काम होता है। अब जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो ऑब्वियस बात है, जिनको काम नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चर घर के खेत में खेती करेंगे। खेतों में अगर 3 बंदों की ज़रूरत है तो वो 6 बंदे लग जाएंगे, 8 बंदे लग जाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। उससे एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। जितनी कमाई 3 बंदों ने कमानी थी वो उतनी ही कमाई 8 बंदे मिलके कमा रहे हैं, तो बर्डन ऑन एग्रीकल्चर बन गया। जिससे अब ऑब्वियस बात है यार, खाना तो उतना ही बनेगा ना जितने देश में खेत हैं। जितने देश में खेत है, चाहे उसमें 100 बंदे काम करें चाहे 10 बंदे काम करें, खाना तो, गेहूँ तो उतना ही उगेगा ना जितनी देश की खपत है। तो गेहूं उतना ही उग रहा है, खाना घर में उतना ही बन रहा है, लेकिन खाने वाले बंदे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब आपके घर में अगर एक दिन में 10 रोटियां बनती हैं, या समझ लो डेली की डेली 10 रोटियां की ही आपके पास ताकत है, उससे ज़्यादा आप नहीं बन ही नहीं सकते, क्योंकि उतना वीट आपके पास, जो गेहूं होता है, जो आटा होता है, वो 10 रोटियों का होता है। 10 रोटियां हैं, खाने वाले 2 बंदे हैं या 3 बंदे ले लो, आपस में डिवाइड करके खा लेंगे। अब हो क्या रहा है, अभी भी दिन में 10 रोटियां बन रही हैं, लेकिन खाने वाले बंदे 3 से कितने हो गए? 8। तो 10 रोटियां क्या 8 बंदों को पूरी होंगी? बहुत कम पड़ जाएंगी। फिर क्या हुआ, अभी भी 10 रोटियां ही बन रही हैं, लेकिन खाने वाले बंदे कितने हो गए? 15। तो जैसे से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर हमारा उतना ही उतना है, इसलिए हमको जो आटा है बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था कि हमारे देश की भूख मिट सके। इस हिसाब से बर्डन जो है एग्रीकल्चर में बहुत बढ़ता जा रहा है, उससे हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है। जितने लोगों को काम मिलना चाहिए उससे बहुत कम लोगों को काम मिल रहा है। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम मैं कई बार बता चुका हूँ, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता जो कि उसको देना चाहिए। वोकेशनल मतलब टेक्निकल एंड वोकेशनल, आपको हाथ की कला, आपके अंदर टैलेंट को करें, चाहे आपको पेंटिंग सिखाएं, चाहे आपको म्यूज़िक सिखाएं, चाहे आपको आर्ट सिखाएं, चाहे आपको प्ले स्पोर्ट्स सिखाएं, चाहे किसी तरह की भी, आपको फर्नीचर का काम, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का काम, जो आपको स्कूल डेज़ में ही सिखाना चाहिए। क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते, डिग्री मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। पहले 12th तक पढ़ाई की 12 साल के बाद 3 साल ग्रेजुएशन की, फिर 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन की, बहुत सारी डिग्रीज हमारे हाथ में आ गई। फिर हम जॉब लेने गए, हमको क्या हुआ? जॉब नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट मिली। अब
इतने सारे साल पढ़ाई करी मैंने, मेरी एज कितनी होगी, 25 के राउंड अबाउट होगी, 25 साल तक मेरे को जॉब नहीं मिली, ठीक है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, 2-3 साल मैंने जॉब ढूंढी, मेरी एज होगी 28। अगर मेरे को 28 ईयर्स तक जॉब नहीं मिली तो क्या मेरी शादी होगी? नहीं होगी। लोग मेरे को क्या बोलेंगे? निकम्मा बोलेंगे, क्यों? मेरे पास सारी डिग्रीज हैं, मेरे पास काम नहीं है। अगर ये 28 ईयर्स तक, 17 साल की उम्र में स्कूल पास आउट करता हूँ मैं, और 28 ईयर्स तक मेरे पास डिग्री है, काम नहीं है। अगर मैंने 17 साल की स्कूलिंग के बाद या स्कूलिंग तक वोकेशनल ली होती, मतलब कोई हाथ की कला, कोई हाथ का टैलेंट सीखा होता, तो चाहे मेरे पास डिग्री होती, मेरे को काम ना मिलता, मैं अपना काम खोल लेता, अपनी कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान, अपनी ऑटोमोबाइल ठीक करने की दुकान, अपना कुछ ना कुछ काम तो करता, कुछ ना कुछ इनकम तो घर पे लेके आ रहा होता। लेकिन क्या हुआ? मेरे पास डिग्री तो बहुत सारी है, मेरे पास क्वालिफिकेशन तो बहुत सारी है, लेकिन काम नहीं है। और स्किल्स, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, जो स्किल्स मिलने थे मेरे को, वो स्किल्स मेरे को ज़ीरो मिले। अब सिर्फ डिग्री को मैं चाटूँ, क्योंकि स्किल्स तो मेरे पास है ही नहीं। उल्टा जो अनपढ़ रह गया, उसके पास कोई स्किल्स थे, वो आज मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो मतलब मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालना कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन भी चलनी चाहिए, जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपके टैलेंट डेवलप होते हैं, कौन सी किस फील्ड में टैलेंटेड है। उससे क्या होता है कि अगर पढ़ाई से नौकरी नहीं मिली तो अपना काम खोल लो ना, स्किल्स के ऊपर बेस करके, जो आपको काम आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो बस ये चीज़ों के ऊपर हमारी पढ़ाई ने, बस हर साल, इस बार भी नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसने बोला है कि हम वोकेशनल करेंगे, टेक्निकल करेंगे। वो बस 15-20 साल से हम देख रहे हैं, बस एक क्लॉज है कि वोकेशनल और ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन दो। देने के नाम पे आपके स्कूल में आर्ट्स भी है, म्यूज़िक भी है और स्पोर्ट्स भी है, लेकिन जिस हिसाब से देनी चाहिए, जिस हिसाब से बाकी पढ़ाई करते हो ना आप, मैथ्स की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, उस हिसाब से स्पोर्ट्स की, आर्ट्स की और म्यूज़िक की पढ़ाई नहीं करते, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। उतनी ही इंपॉर्टेंस दो उन चीज़ों को, और बच्चों को और स्किल सिखाओ। केमिस्ट्री लैब में उनको सिखाओ कि कैसे केमिकल रिएक्शंस आप रियल लाइफ में कर सकते हो। फिजिक्स लैब में उनको रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाए, मैथ्स की उनको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाए, और मशीनों के ऊपर, टेक्निकल मशीनों के ऊपर काम करा के देखो, उनको हाथ के गुण सिखाओ। उससे क्या होगा कि अगर लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं मिलेगा, खुद का काम खोल लेंगे। और अगर मैं खुद का काम खोलता हूं तो ऑब्वियस बात है, खुद का काम खोलूंगा तो 3 से 4 बंदों को नौकरी भी दूंगा। उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या होगी? सॉल्व। मैं खुद अनएम्प्लॉयड हुआ, मैंने खुद का फैक्ट्री खोली, दुकान खोली, 2-3 बंदों को, 4 बंदों को, 5 बंदों को काम पे रखा, उनकी भी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुई, मेरी भी दूर हुई। तो वोकेशनल और टेक्निकल में मशीनरी और कंप्यूटर वर्क सारा आ जाता है। आप उनको कंप्यूटर सिखाओ, आप उनको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाओ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सिखाओ, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी सिखाओ, ताकि वो कुछ अपनी लाइफ में अगर डिग्री लेके नहीं कर पाए तो स्किल से, दो ही बातें होती है, तो क्वालिफिकेशन, दूसरी स्किल। तो क्वालिफिकेशन और स्किल दोनों ही आपके पास होनी चाहिए। तो अपनी लाइफ में बच्चों याद रखना, खाली डिग्री के पीछे मत भागना। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की है, तो उसी तरह सबक लेके आपको बता रहा हूँ। खाली डिग्री इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, पर खाली डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। डिग्री के साथ साथ जब अपने कॉलेज की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, साथ साथ कोई स्किल, कोई टैलेंट की पढ़ाई भी करना। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ की पढ़ाई भी साथ साथ करना, उसकी स्किल डेवलपमेंट भी साथ साथ करना, ताकि कभी लाइफ में फेल ना हो सके। उसके बाद आता है जी स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। हमारी इंडस्ट्री उतनी तादाद में नहीं बढ़ रही, मैं ऊपर बता चुका हूँ ये, कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि जीडीपी नहीं बढ़ रही, हमारे देश की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हिसाब से इंडस्ट्रीज़ बढ़े, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। हमारा एक गरीब देश है, पैसा कम है। इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज़ पैसा चाहिए। जिनके पास पैसा है वो तो खोल लेगा, जिसके पास नहीं है तो बस वही, तभी कहता हूँ कि टेक्निकल वोकेशनल। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो स्किल तो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे देश में एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, टेक्निकल एडवांसमेंट कम है उनके मुकाबले। नो डाउट हम उस इम्प्रूवमेंट हो रही है, पर अभी काफ़ी साल लगेंगे। कैपिटल, पैसा भी उन देशों के मुकाबले कम है, क्योंकि हमारे देश में जितना पैसा आता है ना, सारा कंज्यूम हो जाता है। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है ना, खाने वाले बहुत ज़्यादा है, जितना खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो इसलिए शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होती है हमारे देश की। इसलिए इंडस्ट्री उतनी तादाद में नहीं लग पा रही जितनी चाहिए हमको। उतनी तादाद में इंडस्ट्री लगेगी तो सारी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, पर इंडस्ट्रीज़ कब लगेंगी? जब उतनी तादाद में चीज़ों की डिमांड हो। तो चीज़ों की डिमांड उतनी नहीं है इतनी क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल्स, ऑब्वियस बात है,
कॉटेज इंडस्ट्री विलेजेस में होती है, जो घरों घरों में लोग काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लेबर इंटेंसिव होती है, जो लेबर को ज़्यादा रख के काम करती है। एक फैक्ट्री होती है जो दिन की 100 कुर्सियाँ बनाती है मशीन से। दिन की कितनी कुर्सियाँ बनाई? 100 चेयर्स बनाई मशीन को यूज़ करके। और कितनी लेबर यूज़ की? 100 चेयर बनाने के लिए 5 मशीनरियाँ और 10 लेबर, क्योंकि हर मशीनरी में 2 लेबर चाहिए। और दूसरी कंपनी है वो दिन की 50 चेयर बना पाती है, उसके पास कोई मशीनरी नहीं है और उसने 100 लेबर रखी हुई है। तो आप खुद सोचो इंडिया में कौन सी होनी चाहिए? इंडिया में ये होनी चाहिए, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कम है। 100 बंदे मिलके सिर्फ 50 चेयर बना पाते हैं। यहाँ पे 10 बंदे, सिर्फ 10 लेबर और 5 मशीनरी की हेल्प से 100 चेयर रोज़ की निकल आती हैं। तो हमारे देश में क्या हो रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ये कम लेबर को एम्प्लॉय करती है और ज़्यादा सामान निकाल के देती है और सस्ता निकाल के देती है। इसकी कॉस्ट बहुत कम है और ये ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करती है, इसलिए ये चेयर महंगी पड़ती है, क्योंकि सैलरी ज़्यादा बंदों की देनी पड़ती है। यार 100 चेयर में 10 बंदों को सैलरी देनी पड़ी, यहाँ 50 चेयर में 100 बंदों को सैलरी देनी पड़ी। ये चेयर महंगी पड़ती है। मैं जब मार्केट में शॉप पे जाऊँगा ख़रीदने, मैं ये वाली चेयर नहीं खरीदूँगा क्योंकि ये महंगी है, ये खरीदूँगा। इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री बढ़ रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कम हो रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर, ये होती है कैपिटल इंटेंसिव, ये बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत मशीनरी लगाते हैं, लेकिन लेबर कम होती है इनके पास, क्योंकि सब कुछ काम तो मशीनरी, ऑटोमेटिक मशीनरी है। एक बंदा खाली बटन स्विच ऑफ ऑन करने के लिए होता है। ये मशीनरियाँ नहीं लगा पाती क्योंकि पैसे की कमी होती है। ये लेबर को बहुत सारी इंप्लॉयमेंट देती है। अगर हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए तो ये बहुत सारे लेबर को नौकरियाँ दे सकती है। चाहे चीज़ें महंगी होंगी, लेकिन लेबर को नौकरी मिलेगी। आज जब चाइना का माल बंद हो गया है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत उम्मीद है, कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत उम्मीद है। गांव-गांव में दिए बनने शुरू हो गए, उनको क्या उम्मीद है कि हमारे बने हुए मिट्टी के हाथ के दिए चाइना के मुकाबले महंगे तो ज़रूर होते थे, तभी तो वो बिकते नहीं थे, तभी तो वो पिट गए थे, क्योंकि चाइना के दिए बहुत सस्ते होते थे। उनको लग रहा था कि अब उनको लग रहा है कि चाइना का जब सामान बंद हो रहा है तो हमारे जो बनाए हुए मिट्टी के दिए चाहे महंगे सस्ते हैं लेकिन बिकेंगे तो सही। एक होप जगी है कॉटेज इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दिवाली के सीज़न पे। तो हमारे देश में इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन इनको पैसा भी नहीं होता और इनको ये सामान महंगा होने की वजह से इनका सामान बिकता नहीं है, इसका बिक जाता है तो ये बेचारा अपनी फैक्ट्री बंद करके घर चला जाता है। तो इसलिए डिक्लाइन हो रही है इनकी, इससे लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैंने काफ़ी मैथमेटिकल वे से आपको समझाने की ट्राई किया है। फॉल्टी प्लानिंग हमारे देश में सिंपल सी बात है, ये सारी बातों को एक लाइन में बताऊंगा। प्लानिंग कौन करता है हमारे देश में? नेता लोग, मिनिस्टर, ठीक है जी। उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? अफसर लोग, आईएएस, आईपीएस। नेता ने जो प्लान बनाया वो आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर को दिया। आईएएस और ये जो प्लान है इन्होंने इम्प्लीमेंट किया किस पे? कॉमन मैन पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसी लाइन में आपको इन सारी बात का मतलब समझ आ जाएगा। मिनिस्टर ने पॉलिसी बनाई अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को बोला इम्प्लीमेंट करो कॉमन मैन के ऊपर, जिससे देश में बेरोजगारी खत्म हो। कॉमन मैन कौन है? जो बेरोजगार है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफाइड है, इसके पास क्वालिफिकेशन है पर काम नहीं है। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर कौन है? ऑब्वियसली क्वालिफाइड है, इतनी मेहनत करके आईएएस आईपीएस बनते हैं, आम आदमी नहीं बन सकता। मिनिस्टर कौन है? अनक्वालिफाइड, मतलब पॉलिसी बनाने वाला अनपढ़ है हमारे देश में, और वो पढ़े लिखों को ऑर्डर दे रहा है कि बाकी पढ़े लिखों पे इम्प्लीमेंट करो। इसीलिए हमारे देश की फॉल्टी प्लानिंग है। जब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठना शुरू करेंगे, जैसे अब दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या मिनिस्टर्स मैंने देखे हैं, थोड़े से मेरे को लग रहा है कि वो पढ़े लिखे, उनके डिसीजंस भी काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो पढ़े लिखे बंदे जब यहाँ बैठना शुरू करेंगे, फिर वो पढ़े लिखों की ही तरह फैसला करेंगे। तो हमारे देश में और पहली बात तो ये होगी कि अनपढ़ बंदा पढ़े लिखों के लिए फ़ैसला कर रहा है। यार पढ़े लिखों वालों की समझ तो नहीं होगी ना उसके अंदर, जितनी समझ इनकी होगी, जितनी समझ इनकी होगी, इसकी कैसे होगी? इसको तो सिर्फ कभी इसने चोरी के केस में जाता है, कभी किसी डकैती के केस में जाता है, कभी किसी मर्डर के केस में जेल में जाता है, बाहर आके मंत्री बन जाता है। तो ये लोग पढ़े लिखे लोग और हमारे लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, हम ही इनको वोट देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, चलो इसने पॉलिसी, मान लो ये पढ़ा लिखा है, इसको अनक्वालिफाइड को तो उनका अन को मिटा देता हूँ, क्वालिफाइड है, इसने इनको दिया कि इम्प्लीमेंट करो, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते क्योंकि ये करप्ट लोग हैं, पैसा खाते हैं, घूसखोर हैं सारे के सारे।
तो जब ये पैसा खाते हैं तो कॉमन मैन तक वो फ़ायदे नहीं पहुंचते। तो ये वही चीज़ है, प्लान हमारे देश में फेल हो जाते हैं। अगला जी, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। वही सेम पॉइंट रिपीट है मेरी तरफ से, आप लोग उसी को कर लो, एक पॉइंट बना लो बेशक, कि जितनी प्लानिंग की ज़रूरत है उतनी प्लानिंग ढंग से नहीं हो पाती और उतनी स्कीम्स लॉन्च हो नहीं पाती। थोड़ी बहुत लॉन्च होती हैं, वो करप्शन के और IAS IPS अफसरों के टेबल के पैसों के चक्कर में, घूसखोरी के चक्कर में वहीं की वहीं दब जाती है, लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुंचता। एक तो प्लानिंग फॉल्टी है और लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तो मैंने 2 पॉइंट्स बताए, वो दोनों पॉइंट्स एक पहले में कंप्लीट हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया दूसरा पॉइंट, कि कोई ढंग के मतलब प्लानिंग नहीं हुई, और जो ढंग की प्लानिंग हुई भी तो लोगों तक पहुंच नहीं पाई वो। ठीक है। लो कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे देश में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल से जितना पैसा बनना चाहिए बन तो रहा है, लेकिन उतना पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बन रहा। जितनी तेज़ी से पैसा बनना चाहिए, पॉपुलेशन उससे डबल तेज़ी से बढ़ रही है। पैसा कम तेज़ी से बन रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। उस हिसाब से वो पैसा बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में जॉब क्रिएशन की कैपेबिलिटी कम है। ये उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं करने, 5-6 पॉइंट याद कर लेना डंके जो आपको लगते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स से ऊपर तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। अब हमने पढ़ लिया कि क्या क्या कॉजेज से क्या क्या कमियां हैं, अब वो दूर कैसी करी जाए। तो सिंपल सी बात है यार, इन कमियों को दूर करो ना। तो ये इन कमियों को दूर करने का जो आंसर बनेगा वो आपका ये आंसर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। उसमें पहला पॉइंट क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। यहाँ पे क्या गया, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ। ठीक है ना। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, फैक्ट्रियाँ लगा के, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होके। जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से बढ़ाने को गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए, मार्केट में पैसा फेंकना चाहिए, लोन्स देने चाहिए लोगों को, अच्छे अच्छे लोन्स दो, लोग फैक्ट्रियाँ खोलें, कम रेट पे लोगों को लोन दो, लोग फैक्ट्रियाँ खोलें। फैक्ट्रियाँ खोलेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलें, स्मॉल स्केल खोलेंगे तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था जी, पॉपुलेशन बहुत तेज़ से बढ़ रही है, तो लोगों को बताया जाए कि बर्थ कंट्रोल मेजर लिया करो, पॉपुलेशन उतनी तेज़ी से मत बढ़ाओ भैया, थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा आबादी के ऊपर कंट्रोल करो, फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स यूज़ करो, इसके ऐड देने शुरू करें। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर हमारा अंडर डेवलप्ड है, ढंग के उपकरण नहीं है, ज़्यादा एग्रीकल्चर पे कम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग खाने को बैठे हैं। तो एग्रीकल्चर में आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ लैंड की, ताकि उपज ज़्यादा हो। जितने खाने वाले पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से गेहूं की उपज प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, लैंड लॉज ऐसे बनाओ, रूल्स ऐसे बनाओ ताकि एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिले। भाई शहर में नौकरी नहीं मिल रही ना, तो गांव में अगर खेती करने लग पड़े कि खेती के लिए फर्टिलाइजर्स टेक्निक्स, इम्प्रूव टेक्निक्स देश को देनी चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पॉइंट है, इन्हीं को ठीक करने को रेमेडियल मेजर। चौथा पॉइंट है जी, एजुकेशन सिस्टम हमारा ख़राब है। तो इसका पॉइंट मेरे को दिख नहीं रहा इसमें, ये रहा 9th पॉइंट में दिया हुआ है, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम। मतलब एजुकेशन सिस्टम वर्क ओरिएंटेड करो, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग, मशीनरी ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ये बच्चों को दो, ताकि नौकरी ना भी मिले अपना काम धंधा खोल लें, 10 लोगों को और नौकरी पे रखें। ये बता चुका हूँ मैं आपको। इसमें 5वां पॉइंट है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री लगाओ। इसमें आपका इंडस्ट्री के ऊपर पॉइंट किधर है, यही आ गया, स्मॉल स्केल आ गया। इंकरेजमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर इंटेंसिव होती हैं ये लेबर इंटेंसिव होती है, तो पैसा लोगों को नौकरी ज़्यादा देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो देश का, हेल्थ में, एजुकेशन में, इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी, रोड में पैसा लगाओ, गवर्नमेंट पैसा लगाओ। जब आप पैसा लगाओगे तो क्या होगा, जब रोड बनेंगी, बिजली के महकमे बनेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ बनेंगी, एजुकेशन बनेंगी, तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कैसे, रोड बनेगी तो लोग चाहिए ना काम रोड बनाने के लिए, स्कूल बनेगा तो रोड लोग चाहिए ना, हॉस्पिटल बनेगा तो लोग चाहिए ना, मजदूरी वाले, तो काम मिलेगा ना। इस हिसाब से जैसे जैसे देश में तरक्की होगी वैसे वैसे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जब
तरक्की होगी तो एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। दिस विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। आपको अगर इसकी लैंग्वेज अच्छी ना लगे तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी साथ साथ नोट्स बना लो, मेरी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। और अगर ना नोट्स बना सको, मतलब एक तो होता है टाइम की कमी, तो वो तो आपको मैनेज करना है। एक होता है कि नहीं बना पा रहे हिंदी टू इंग्लिश, तो आप मेरे को बोलना, फिर मैं बना के आपको दूंगा। वैसे नोट्स, वैसे संजीव की लैंग्वेज अच्छी होती है, फिर भी आप इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद लिख दो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज भी अच्छी हो जाएंगी। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जितने होने चाहिए हमारे देश में, लिखा था ना ये रहा, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग की प्रोग्राम्स बनते हैं लेकिन वो कम है। और ज़्यादा बनाओ, और ज़्यादा लोगों को नौकरियां देने के लिए प्रोग्राम्स बनाओ। 5 ईयर प्लान्स में आप एम्प्लॉयमेंट की, देश को 70-75 साल हो गए, 75 साल हो गए बल्कि आज़ाद हुए हुए, और हर 5 साल में जो इलेक्शन होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा होता है। तो ये कैसा मुद्दा है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जो 75 साल बाद भी मुद्दा बना हुआ है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। होना तो ये चाहिए था कि देश के 30-40 साल तक अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी का मुद्दा ख़त्म होकर इस चीज़ को हमने कवर कर लेना चाहिए था। लेकिन हमारे आज़ादी के टाइम पे जो मुद्दे थे वही आज के मुद्दे चलते आ रहे हैं। कैसी हमारी गवर्नमेंट है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो जगह होती है जहाँ पे जिनको नौकरी चाहिए वो अपना रिज्यूम दे देते हैं, और जो कंपनीज जो नौकरियाँ देती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देती हैं। तो जो नौकरी लेने वाले और नौकरी देने वाले वहाँ पे ऐड दे देते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन दोनों को आपस में मिलाता है, बोलता भी इस जगह जाओ, उस जगह जाओ, वहाँ पे भी वैकेंसी है। तो सिमिलर समझ लो naukri.com और indeed.com, shine.com वगैरह वगैरह, जिस तरह आजकल ऑनलाइन आपको देखते हो या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, वो वाला काम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करते हैं, जो गरीब लोगों को फ्री में नौकरियां दिलवाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। आप लोग कोई भी जा सकता है वहाँ पे, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना बायोडाटा, रिज्यूम दे सकता है, सीवी दे सकता है, और वो जैसी कोई रिक्वायरमेंट जहाँ कहीं से निकलेगी तो आपको वो बता देंगे भी उस कंपनी में जाओ, आपकी वैकेंसी निकली है। क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपके पास ट्रेनिंग ऑफ स्किल्स चाहिए, आपको स्कूल में स्किल में पढ़ाना चाहिए था, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजिकल, रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते, अपना खुद की फैक्ट्री खोल लेते, खुद की दुकान खोल लेते, वही चीज़ है। मैन पावर प्लानिंग। द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड मैन पावर शुड बी फोरकास्टेड एंड अकॉर्डिंगली। फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करो कि हमारे देश की पॉपुलेशन पहले सोच के रखो कितनी बढ़ने वाली है भाई, पिछले 5 साल में कितनी बढ़ी, उसके पिछले 5 साल में किससे बढ़ी, 15 साल में किस हिसाब से बढ़ी, उस परसेंटेज रेट के हिसाब से आप देखो कि आने वाले 10 साल में कितनी बढ़ेगी। फिर आप देखो कि क्या उस हिसाब से जीडीपी और इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, और अगर नहीं बढ़ रही तो प्लानिंग करो, उस हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग करो, मैन पावर प्लानिंग करो कि लोग इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको कहाँ पे सेट किया जाए, कहाँ पे उनको जॉब्स के लिए फिक्स किया जाए। तो ये आपको करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट, कि गवर्नमेंट जितनी पॉलिसीज़ बनाता है क्या उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट आते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब हमारी केजरीवाल गवर्नमेंट दिल्ली की, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारे स्कीम्स निकालते हैं। तो कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जी, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉइंग पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव। अपने खुद के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भर्ती करते हैं। आपने देखा होगा बैंक्स की नौकरियां निकली हैं, और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस की डायरेक्ट नौकरी, रेलवेज़ की नौकरियां निकलती हैं। जगह जगह गवर्नमेंट ऑफिसर के एड्स आते हैं कि अभी इस क्षेत्र में, इस विभाग में गवर्नमेंट के नौकरियाँ निकल रही हैं। तो लोग फटाफट से जाके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसको पास करके गवर्नमेंट नौकरी लेना आसान नहीं है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, पर निकलती तो है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट देती है। इट ऑल्सो रन्स इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की खुद की पब्लिक इंटरेस्ट फैक्ट्रीज हैं, जिसको हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उनके खुद के होटल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनी मतलब रेलवेज़ की बात हो रही है यहाँ पे, वगैरह वगैरह, जहाँ पे वो देते हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देती है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इसकी हेडिंग है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इसकी हेडिंग है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। कैसे देती है? गवर्नमेंट अपनी फैक्ट्रियों से आउटपुट बढ़ाती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है,
कैसे बढ़ाती है? ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे के प्रोडक्शन बढ़ाती है, या मशीनरी अच्छी करके किसी तरह से प्रोडक्शन बढ़ाती है। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो मार्केट में सामान आता है, जब सामान आता है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ती है, साथ साथ लोगों के पास पैसा आता है तो डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ेगी, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, जैसे आजकल दिवाली पे दिए लाइट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को लालच आता है कि यार हम भी खोलें। और दूसरी बात है, जब गवर्नमेंट अपनी प्रोडक्शन बढ़ाती है तो गवर्नमेंट को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वही प्राइवेट से खरीदेगी, तो प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा मिलता है कि हम गवर्नमेंट कंपनी को रॉ मटेरियल दें, या मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई तो हम भी खोलें। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, किसी तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर देती है, जिससे प्राइवेट एंटरप्राइज इंकरेज हो फैक्ट्री खोलने के लिए। तो प्राइवेट बंदे जब फैक्ट्री खोलेंगे, गवर्नमेंट भी, यहाँ गवर्नमेंट ने खोली या गवर्नमेंट ने फैक्ट्री प्राइवेट को खुलवाई, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ने जनरेट नहीं करी, प्राइवेट ने जनरेट की, लेकिन उसको मजबूर किसने किया? मोटिवेट या इंकरेज किसने किया? गवर्नमेंट ने। तीसरा आता जी, एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं, लाइक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। एक चैप्टर था ह्यूमन रिसोर्स वाला, उसमें हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में, सॉरी पॉवर्टी के बारे में, हाँ पॉवर्टी एंड ह्यूमन रिसोर्स वाले में पढ़ा हुआ है हमने, रोज़गार की योजना, तो उसमें बहुत कुछ हमने पढ़ा था डिटेल में, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट्स एम टू एलिवेट पॉवर्टी थ्रू सच एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है? गरीबी, हाँ पॉवर्टी के अंदर पढ़ा था, पॉवर्टी के गरीबी मिटाने के लिए कुछ प्रोग्राम लगाते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, मनरेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। पहली चीज़ क्या गवर्नमेंट कहती है? ए पार्ट पॉवर्टी मिटाने के लिए प्रोग्राम्स है, बी पार्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, तो हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा, असिस्ट पीपल इन बाइंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एसेट्स, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ, तीसरा क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका ऊंचा करना चाहती है, क्योंकि लोग जब खरीदेंगे। तो ये कुछ आपके कंक्लूजन्स हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है इसमें आपने। अरे इसको ढंग से रीड करना है, खाली रीड नहीं लिख रहा मैं, इसको मैं लिख रहा हूँ रीड थॉरोली, क्योंकि आपका MCQs आने ना पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाए, तो बोर्ड में मैं रिस्क नहीं लेवाता, जो छोड़ना होता है मैं खुद छुड़वाता हूँ। तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपका, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने कई बार रिपीट कर लिया कि GDP जिस रेट से बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट उतनी रेट से नहीं बढ़ रही, पॉपुलेशन उसके डबल रेट से बढ़ रही है, तो GDP का रेट कम है। तो बाकी आप ये पॉइंट्स हैं, दिस इज़ योर होमवर्क टू रीड इट थॉरोली। एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को पढ़ो, समझो। अगर सारे पॉइंट समझ नहीं आए तो मेरे को बताओ, एक पॉइंट, दो पॉइंट कोई वर्ड समझ नहीं आया तो मेरे को बताओ, अगर सारों को समझ आ गया तो भी बताओ, यस और नो कि समझ आ गया नहीं आ गया, जो भी आपका फीडबैक मेरे को दो। जो पॉइंट नहीं, क्योंकि ईजी लैंग्वेज में लिखी है, आपको पूरे चैप्टर करने के बाद समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है। अगर कुछ फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मेरे को बताओ, मैं आपको डिटेल करा दूंगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश है, बट आप अभी इसकी MCQ वगैरह डिस्कस करनी है, हॉट्स पढ़ने हैं, तो अगली जो आपकी वीडियो बनेगी इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, या तो मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, या इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस या हॉट्स मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से पढ़ने हैं, या मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग इसकी रीडिंग मार के रखना, और मेरे को पक्का पक्का पूरा का पूरा यकीन है कि आप लोग नहीं मारोगे। एक दो बच्चे हैं जो मेरी बात मानते हैं, वो तो मार लेंगे, जिनका फ़ायदा भी होता है उससे। तो आप होमवर्क में लिखिए प्लीज़, क्योंकि मैं ऐसे डिटेल में बताऊँगा फिर आपको। एक तो होमवर्क में आपका इसको करना है, पहला काम रीड करना है और मेरे को डाउट्स पूछने हैं। दूसरा काम करना है आपको हॉट्स को गो थ्रू करना है अच्छे से, लर्न नहीं करने को कह रहा मैं, खाली रीड करके गो थ्रू कर लो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मेरे से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तीसरा आपका काम है MCQ प्लस वेरी शॉर्ट प्लस ट्रू फॉल्स प्लस फिलअप्स, मतलब चारों ऑब्जेक्टिव्स टाइप हो गए, 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चारों इनको भी रीड करना। आपने ये सारा काम करके मेरे को परसों तक बताना है कि आपके क्या डाउट्स हैं, जिसका अलग अलग मेरे को पर्सनली फीडबैक दे दे कि मेरा सर ये डाउट है, मेरा सर वो डाउट है। अगर डाउट ज़्यादा है तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर एक दो क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं आपको पर्सनली ऑडियो बना के सेंड कर दूंगा, मतलब या कॉल पे आपको समझा दूंगा। लेकिन मेरे को फीडबैक ज़रूर देना, जिस बच्चे का मेरे को फीडबैक आएगा मेरे को पता लग जाएगा कि उसने रीडिंग भी करी है, उसे समझा भी है। चाहे आपको सारा समझ आया, चाहे सारा का सारा समझना है, मैं सारी की वीडियो बना दूँगा, मेरे को टेंशन नहीं है। इको का सिलेबस सही चल रहा है, तो जिस बच्चे का फीडबैक आएगा उससे पता लगेगा कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। तो सीरियस हो जाओ, बोर्ड्स की तैयारी शुरू हो चुकी है।